एक ट्रेन का अनजाना सफर, दो टूटे हुए दिल और एक ऐसी सच्ची घटना जो आपकी रूह को झकझोर देगी। क्या 6 साल पहले तलाक से टूटा रिश्ता क्या एक बार फिर से प्यार की राह पर लौट सकता है? क्या ये दोनों कभी एक हो पाएंगे या फिर किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिखा है? इस दिल छू देने वाली सच्ची कहानी को जानने के लिए अंत तक देखें और अगर यह आपको छू जाए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक व्यक्ति ट्रेन के स्लीपर कोच में सबसे ऊपरी बर्थ पर आराम से सो रहा था। जब ट्रेन रुकती है और रुकने के बाद अचानक फिर से चल पड़ती है तो उस व्यक्ति की नींद टूट जाती है जो काफी देर से ऊपरी बर्थ पर सो रहा था। नींद खुलने पर जब वह नीचे देखता है तो निचली बर्थ पर उसकी पूर्व पत्नी बैठी हुई थी जिससे 6 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। वह एक सस्ती साड़ी पहने बदहवास हालत में बैठी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह गहरे विचारों में डूबी हो, जैसे उसने जीवन में कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लिया हो या कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। उस व्यक्ति का नाम समीर था और उसकी पूर्व पत्नी का नाम मीरा था। समीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था और मीरा भी गोरखपुर की ही थी। वह गोरखपुर से कानपुर जा रही थी। संयोगवश समीर को भी किसी काम से कानपुर जाना था। जैसे ही उसकी नजर मीरा पर पड़ती है वह पूरी तरह से चौंक जाता है। जब समीर ऊपरी बर्थ से उतरकर नीचे आता है और बैठता है तो मीरा उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है। वह खिड़की की ओर देखने लगती है जैसे वह यह जताने की कोशिश कर रही हो जैसे उसने समीर को देखा ही नहीं। समीर मीरा के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम इस हाल में कहां जा रही हो? तुमने अपनी यह हालत क्यों बना रखी है? क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? थोड़ी देर बाद समीर की ओर देखते हुए जवाब देती है और ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। क्या तुमने शादी कर ली? यह सुनते ही समीर भी ना में सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, मैंने भी अभी शादी नहीं की। इसके बाद दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, लेकिन समीर से ज्यादा देर चुप नहीं रहा जाता। वह मीरा से कहता है, तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जब हमारा तलाक हुआ था तब तुम काफी अच्छी और सुंदर दिखती थीं। अचानक तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम इस हाल में कहां जा रही हो? यह सुनकर मीरा जवाब देती है, मैं कानपुर जा रही हूँ। मेरे बड़े भैया वहां रहते हैं। माँ की तबीयत खराब है और उनका इलाज कानपुर में ही चल रहा है। भैया ने माँ को अपने पास रखा है और उनका इलाज वहीं हो रहा है। माँ से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि बेटी तुम भी आ जाओ, मुझे तुम्हें देखने की इच्छा है, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और उनकी देखभाल भी करूंगी। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? समीर कहता है, मैं भी कानपुर ही जा रहा हूँ, मुझे वहाँ कुछ काम है। देखो कितना संयोग है कि हम दोनों एक ही ट्रेन में, एक ही कोच में ऊपर नीचे बर्थ पर बैठे हैं। इस संयोग के साथ दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। वे अपने अपने परिवार की बातें करते हैं, अतीत की यादें साझा करते हैं और यह भी चर्चा करते हैं कि इन 6 सालों में उन्होंने एक दूसरे के बिना कैसे समय बिताया। इसी बीच एक आइसक्रीम बेचने वाला वहां आता है। समीर मीरा से कहता है, आइसक्रीम खाओगी? यह तुम्हारा पसंदीदा था। मीरा जवाब देती है, अरे उन पुरानी बातों को क्या याद करना। हाँ, आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद थी लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी। समीर कहता है, नहीं, तुम्हें आइसक्रीम खानी ही पड़ेगी। मीरा कहती है, ठीक है, मैं आइसक्रीम खाऊंगी लेकिन एक शर्त पर। समीर पूछता है, क्या शर्त है बताओ? मीरा कहती है, शर्त यह है कि इस आइसक्रीम के पैसे मैं दूंगी। समीर हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं। मीरा आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम खरीदती है, एक खुद लेती है और दूसरी समीर को देती है। दोनों आइसक्रीम खाते हुए की यादों में खो जाते हैं। कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं और कभी उदास हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे उन पुराने दिनों में वापस चले गए हों। आइसक्रीम खाने के बाद समीर कहता है, चलो आइसक्रीम तो हमने खा ली, और खाओगी? मीरा जवाब देती है, नहीं, तुमने ही तो कहा था ना कि ज्यादा आइसक्रीम खाने से सर्दी खांसी हो जाएगी। दोनों का सफर अब आगे बढ़ रहा था, गोरखपुर से कानपुर की ओर। चूंकि समीर और मीरा की शादी एक अरेंज मैरिज थी जो परिवार की सहमति से हुई थी, इसलिए शुरू में दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन समीर की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बहुत ज्यादा शराब पीता था। पीने के बाद वह किसी की नहीं सुनता था, यहाँ तक कि मीरा की भी नहीं। नशे में वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। इस व्यवहार से न तो परिवार वाले खुश थे न ही गांव वाले। लोग तरह तरह की बातें करते थे। मीरा बार बार समीर को समझाने की कोशिश करती थी, कहती थी, शराब पीना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो और उन गलत दोस्तों का साथ भी छोड़ दो। लेकिन समीर कहां मानने वाला था।
वह दिन में तो ठीक रहता, लेकिन शाम होते ही करीब 6 बजे वह घर से निकल जाता और शराब पीकर रात 10 बजे लौटता। नशे में वह पागलों की तरह व्यवहार करता और मीरा को बुरी तरह मारता पीटता। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों में बातचीत और गहरी हो जाती है। समीर कहता है, तुम पहले क्या थी और अब क्या हो गई हो? तुम अपने खान पान का ध्यान क्यों नहीं रखती? तुम्हारा शरीर पूरी तरह सूख गया है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें खाना पीना मिलता ही नहीं। क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाती? मीरा जवाब देती है, मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहती हूँ और वहाँ यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। साथ ही एक स्कूल में 4 घंटे पढ़ाती हूँ, जिसके बदले मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं। यह सुनकर समीर कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की। जब हमारा तलाक हुआ था तब जज साहब ने मुझे तुम्हें 20 लाख रुपए देने को कहा था, लेकिन तुमने वह पैसे लेने से मना कर दिया। अगर तुमने उस समय वह पैसे ले लिए होते तो आज तुम्हारा खुद का स्कूल होता। मीरा जवाब देती है, अगर मैंने उस समय तुमसे 20 लाख रुपए ले लिए होते और उनके दम पर स्कूल चलाया होता तो मेरा ज़मीर मुझे ताने मारता कि तुम उसी के पैसों पर पल रही हो। इसलिए मैंने उस समय पैसे लेना ठीक नहीं समझा। भगवान ने मुझे भी 2 हाथ पैर दिए हैं। जब तुम कमा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? समीर कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। फिर समीर कहता है, मैंने अब शराब पीना छोड़ दिया है। मैं गलत लोगों के साथ भी नहीं रहता। तुमसे अलग होने के बाद गांव वाले और परिवार वाले मुझे बहुत भला बुरा कहते थे। वे कहते थे कि तुम मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी थीं, लेकिन मैं शराब और जुए में डूबा रहा। अंततः तुमने मुझे छोड़ दिया। लोगों के ताने सुनकर मैं तंग आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैं दिल्ली चला गया। वहां महिपालपुर में एक मोबाइल की दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे गलत लोगों का साथ छूट गया और एक समय ऐसा आया जब शराब, जुआ और सारी बुरी आदतें छूट गईं। मीरा अविश्वास के साथ कहती है, तुम और शराब छोड़ दो, यह मुमकिन नहीं। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। वैसे अब मुझे इन सब बातों से क्या मतलब? हम दोनों का यह सुखद सफर अब कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। बस इस यात्रा की यादें रह जाएंगी। यह सुनकर समीर थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, मैं समझता हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मैंने शराब पूरी तरह छोड़ दी है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं। मीरा तुरंत कहती है, मैं कौन हूं कि तुम मेरी कसम खाओ? समीर जवाब देता है, मैं तुम्हारी कसम इसलिए खा रहा हूं ताकि तुम्हें भरोसा हो। अगर फिर भी यकीन न हो तो मैं अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने शराब छोड़ दी है। यह सुनते ही मीरा चौंक जाती है और पूछती है, मरी हुई मां, इसका क्या मतलब? मां को क्या हुआ था? यह सब कब हुआ? उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। समीर बताता है, जब से हमारा तलाक हुआ मां को जैसे सदमा लग गया था। वह हमेशा उदास रहती थीं और बार बार कहती थीं, बेटा बहू को किसी तरह वापस लाओ। वह तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थीं। एक दिन बात करते करते उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। हम उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माँ हम सबके लिए लड़ती थी, हमारी भलाई चाहती थी, लेकिन वह हमें छोड़कर चली गई। मैं ही अभागा हूँ, मैं ही बदनसीब हूँ। यह कहते हुए समीर रोने लगता है। मीरा भी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, समीर मेरी क्या गलती थी? मैं तो बस यही कहती थी कि तुम शराब और जुआ छोड़ दो। तुम नशे में मुझे मारते पीटते थे, लेकिन मैं फिर भी चुप रहती थी। मैं सोचती थी कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार मैंने मजबूरी में तुमसे अलग होना ही बेहतर समझा। मैं मां को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मां ने मुझे कभी बहू नहीं बल्कि बेटी माना था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि उनके अंतिम समय में मैं उनके पास नहीं थी। अगर तुम उस समय सुधर गए होते तो आज मां भी जीवित होती और तुम भी मेरे होते। मीरा को रोता देख समीर भी रोने लगता है और कहता है, हाँ मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। मां के असमय चले जाने का भी कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैं उस समय सुधर गया होता तो तुम सच कह रही हो, मां भी मेरे पास होती और तुम भी। अब मैं क्या करूं? मां के जाने के बाद मैं पापा को लेकर दिल्ली चला गया, क्योंकि गांव में लोग तरह तरह की बातें करते थे। वे कहते थे कि मेरी वजह से ही मां की मृत्यु हुई। मैं कितनी बातें सुनता, कितना नजरअंदाज करता। मुझे गांव में घुटन होने लगी थी। आखिरकार मैंने पापा को लेकर दिल्ली जाना ही बेहतर समझा। वहां मैंने पूरी लगन और ईमानदारी से काम शुरू किया। आज मेरी खुद की एक मोबाइल की दुकान है और मैंने 4-5 कर्मचारी भी रखे हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। कहते हैं ना, जिसे मां का प्यार न मिले उसे सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। वह मीरा से कहता है,
अब मैं अकेला हूँ, खुद खाना बनाता हूँ, खुद खाता हूँ और पापा को भी खिलाता हूँ। अब मैं सिर्फ पापा के लिए जीता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। यह सुनकर मीरा कुछ नहीं बोलती। फिर समीर पूछता है, तुम अब क्या करती हो? तुम्हारे जीवन के क्या विचार हैं? मीरा जवाब देती है, मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहती हूँ। वहां एक स्कूल में 4 घंटे पढ़ाती हूँ, जिससे मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं। बाकी समय मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, अब भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। समीर कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी हर समस्या का गलत समाधान निकाला और इसी का नतीजा है कि हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। अंततः हम एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। तुम जैसी पत्नी को पाकर कोई मूर्ख ही होगा जो तुम्हें ठुकराए। मैं तो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख निकला। यह सुनकर मीरा समझ जाती है कि समीर के मन में कुछ तो चल रहा है। समीर भी महसूस करता है कि मीरा के मन में भी कुछ न कुछ है। बातें करते करते कानपुर स्टेशन आ जाता है। समीर और मीरा दोनों उतर जाते हैं। समीर पूछता है, 2 दिन बाद तुम कितने बजे वापस जाओगी? मीरा कहती है, अभी मैं यहीं हूं। आज और कल मां के पास रहूंगी, उनकी देखभाल करूंगी, उनके साथ समय बिताऊंगी। 2 दिन बाद मैं वापस दिल्ली के मुखर्जी नगर जाऊंगी। परसों सुबह 8 बजे मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगी। दोनों तय करते हैं कि जब वे अपने अपने काम निपटा कर लौटेंगे तो एक साथ दिल्ली जाएंगे। समीर कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं 2 टिकट बुक कर दूं। मीरा हंसते हुए कहती है, अरे तुम तो बड़े लोग हो, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में सफर करने वाले। मेरी कहां इतनी औकात। मैं तो स्लीपर में चलती हूं। टिकट मिल जाए तो ठीक, नहीं तो जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी। मुझे तो जाना ही है। समीर कहता है, मुझे और शर्मिंदा मत करो, जैसा होगा मैं देख लूंगा। इसके बाद समीर अपने काम से कानपुर चला जाता है और मीरा अपने बड़े भाई के पास जाती है, जहां उसकी मां रहती थी। मां की तबीयत खराब थी और उनका इलाज कानपुर के एक अस्पताल में चल रहा था। समीर अपने काम को जल्दी जल्दी निपटाकर 2 दिन बाद सुबह 9 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन पहुंचता है और मीरा का इंतजार करने लगता है। लेकिन मीरा अभी तक नहीं आई थी। जब करीब 10:30 बजे मीरा स्टेशन पहुंचती है तो वह कहती है, अभी तक तुम गए नहीं, इतनी देर से क्या कर रहे थे? समीर जवाब देता है, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो अभी 15 मिनट बाकी हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई है। मैंने 2 टिकट ले लिए हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा। दोनों ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो वहां फिर से एक आइसक्रीम वाला आता है। समीर उसे बुलाता है और मीरा से कहता है, आइसक्रीम ही तुम्हारी कमजोरी है, खाओगी ना? मीरा हंसते हुए कहती है, मैंने तो तुम्हें मना किया था कि टिकट मत लेना। मैंने यह भी कहा था कि शराब छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी कौन सी बात मानी? अब आइसक्रीम की बात कर रहे हो। समीर कहता है, शराब की बात छोड़ो, मैंने उसे पूरी तरह छोड़ दिया है। अब आइसक्रीम की बात करो। अगर तुम कहो तो मैं ले लूं। मीरा कहती है, ठीक है ले लो, लेकिन इस बार पैसे तुम दोगे, मैं नहीं। समीर आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम लेता है, एक खुद खाता है और दूसरी मीरा को देता है। दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। इसके बाद समीर पूछता है, माँ अब कैसी हैं? मीरा जवाब देती है, हाँ अब पहले से बहुत बेहतर हैं। यह सुनकर समीर गहरी सांस लेता है और आशा भरी नजरों से मीरा की ओर देखता है। वह कहता है, सब कुछ ठीक है। मैंने शराब भी छोड़ दी, किसी को परेशान करना भी छोड़ दिया। मेरे जीवन में तुम ही थी जिन्हें मैंने परेशान किया। अब तो तुम भी नहीं हो। अब मैं किसे परेशान करूंगा? यह सुनकर मीरा मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट में कुछ खास था। वह कहती है, यह सब तो ठीक है, तुमने शराब छोड़ दी, यह अच्छा है, लेकिन अगर तुमने यह सब पहले किया होता तो आज यह नौबत ना आती। तुम्हारे मारपीट की वजह से मेरा 2 बार गर्भपात हो गया। अगर हमारा बड़ा बेटा होता तो वह आज 8 साल का होता और छोटा होता तो 6 साल का। यह सुनकर समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और रोने लगता है। मीरा अपने पर्स से रुमाल निकालती है, समीर के आंसू पोंछती है और अपना सिर उसके कंधे पर रखकर बच्चे की तरह रोने लगती है। धीरे धीरे ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंच जाती है। उतरने के बाद समीर कहता है, अब हम दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हमारे रास्ते और मंजिलें अलग हैं। दोनों बस स्टॉप पर पहुंचते हैं। तभी मुखर्जी नगर जाने वाली बस आकर रुकती है। समीर मीरा से कहता है, तुम्हारी बस आ गई।
मीरा कभी बस की ओर देखती है, कभी समीर की ओर। न चाहते हुए भी वह मन मारकर बस में चढ़ जाती है और खिड़की वाली सीट पर बैठ जाती है। इधर समीर उदास होकर बस स्टॉप पर बने बेंच पर बैठ जाता है। उसे इस हाल में देखकर मीरा बस में बैठे बैठे रोने लगती है और अपने आंसू पोंछती है। बस मुश्किल से 200 मीटर चली थी कि समीर का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आने लगता है। उसके मन में कुछ और ही विचार आने लगते हैं। वह तुरंत ड्राइवर से कहती है, मैं गलत बस में चढ़ गई हूँ, मुझे उतार दीजिए। ड्राइवर उसकी बात मानकर बस रोक देता है। मीरा उतरती है, एक ऑटो पकड़ती है और वापस उसी बस स्टॉप पर पहुंचती है। वहां वह देखती है कि समीर पीठ फेरकर रुमाल से आंखें ढककर जोर जोर से रो रहा है। मीरा उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, समीर। समीर पीछे मुड़कर देखता है और मीरा को अपने पास पाकर खुशी से भर उठता है। वह तुरंत मीरा को अपनी बाहों में भर लेता है और मीरा भी उसे गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह खो जाते हैं। मीरा कहती है, समीर अब छोड़ो, यह सार्वजनिक स्थान है, बस स्टॉप पर लोग देख रहे हैं, कोई क्या कहेगा। समीर मुस्कुराता है, अपने आंसू पोंछता है और कहता है, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। मीरा जवाब देती है, कोई किसी का गुनहगार नहीं होता, जो विधि का विधान होता है वही होता है, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इसके बाद समीर और मीरा महिपालपुर के लिए बस पकड़ते हैं। समीर के घर पहुंचकर दोनों उसी रिश्ते में वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने इसे छोड़ा था। इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं है। इसका मकसद आपको जागरूक करना और यह एहसास दिलाना है कि रिश्तों में समय देना कितना जरूरी है। इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह उन लोगों से जुड़ जाता है जिनके साथ वह समय बिताता है। अगर आप किसी को समय देंगे तो दूरियां नहीं बढ़ेंगी बल्कि नजदीकियां बढ़ेंगी। आज के आधुनिक युग में अक्सर लोग बिना समय दिए यह मान लेते हैं कि कोई उनके लिए सही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि इस कहानी में वह कौन सा मोड़ था जहां से समीर का जीवन पूरी तरह बदल गया और मीरा और समीर फिर से एक दूसरे के करीब आए और अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़े। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।